धराशायी से भरी ट्रेन, दरवाजों पर लटकते लोग, खिड़कियों से कोच में घुसने की कोशिश करते लोग, इस तरह की परेशान करने वाली तस्वीरें मुंबई और दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, नासिक, लखनऊ जैसे तमाम शहरों से आई है। वक्त की कमी है, मैं सारी तस्वीर तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि सरकार भले ही दावा कर रही हो कि रेलवे ने त्योहारों के मौके पर 500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई है, लेकिन लोगों की तादाद के मुकाबले ट्रेनों की संख्या कम पड़ने लगी है। और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार भले ही दावे करें कि उन्होंने बिहार का विकास कर दिया है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा का बेहतर इंतजाम किया है, सच्चाई है कि बिहार के लोगों को आज भी अपने राज्य में न रोजगार मिलता है, न पढ़ने की सुविधा। उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए आज भी दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। बिहार के लिए जाने वाली ट्रेनों में ये भीड़ नीतीश कुमार के दावों की हकीकत समझने के लिए और समझाने के लिए काफी है। फिलहाल खिलाफियों के शासन को हमने माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश की जनता आपका सूपड़ा साफ करने जा रही। सिंधिया ने सोशल मीडिया एक्स पर ये हमला किया है। शुरुआत में उन्होंने हमला करने से परहेज किया था। सुनिए जरा दोनों को। देखो, यूपी वालों की तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। देखिए, राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत आरोप, इन सब से हम लोगों को बचना चाहिए। तो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभल कर सहज तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से जवाब दिया था, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया प्रियंका को। अब आपको बताऊं, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे प्रचार थम गया। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार पर ब्रेक लगा। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक प्रचार हुआ। अब घर घर जाकर जनसंपर्क हो सकेगा। दोनों राज्यों में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में एक चरण में ही वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो रहा है। इस दौरान 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें बीजेपी को वोट देने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लिखा, विकास के लिए बीजेपी को चुने, विकसित राज्य, विकसित भारत बीजेपी पूरा करेगी। डबल इंजन की सरकार से ही राज्य को फायदा होगा। कांग्रेस के पास राज्य के विकास का रोड मैप नहीं है। कांग्रेस वंशवाद और नकारात्मक राजनीति कर रही है। राज्य की जनता कांग्रेस की इस राजनीति से नाखुश है। सुनिए जरा प्रचार में जुटे सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है भाई। आपका भांजा अपने स्थान पर 550 साल के बाद फिर से बैठने जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटकाया, लटकाया, भटकाया। मोदी जी के लिए तो 142 करोड़ की आबादी का भारत ही उनका परिवार है। कांग्रेस के लिए भाई बहन यही उनके परिवार का हिस्सा है। वह इससे बाहर नहीं उभर सकते, लेकिन मोदी जी 142 करोड़ की आबादी को अपना परिवार मानते हैं। जबरदस्त उत्साह लोगों में, मतदाताओं में, कार्यकर्ताओं में सब जबरदस्त उत्साह रहा और इसके आने से, प्रियंका जी के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ मिलेगा। हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश से मिलेगा। जनता समान रूप से पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, विकास के कारण और जन कल्याण के कामों के कारण। राहुल जी क्या जनता है? एक व्यक्ति ने बोला था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो तो समय पार हो चुका है।
अगर भूपेश बघेल जी सोचते हैं कि राहुल ही जनता है, तो वो जनता तो भारत में रहने वाला जनता नहीं होगा, वो कोई दूसरा प्लेनेट में रहने वाला जनता होगा। और आइए खबरों में बात नहीं करती। वो इंसान जिस तरह की राजनीति करते हैं अपने दफ्तर में, अपने काम में, वैसी राजनीति किसी के साथ नहीं करती और सिर्फ वो करती है जो कंपनी के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा मीका ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया कि वो इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग जैसे बड़े बड़े सीईओ से बेहतर है। वैसे इंटरव्यू में यह भी देखा गया कि मीका से जब सवाल पूछे जा रहे थे तो और जब वो जवाब दे रही थी तो जवाब देने में वो काफी देर लगा रही थी। इंसान तो सवाल सुनने से पहले ही जवाब तैयार कर लेता है, लेकिन मीका बहुत सोच समझकर जवाब दे रही थी। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस तरह से अभी आगे बढ़ रही है उसमें शायद ऐसी कमियों को भी बाद में ठीक कर लिया जाएगा। मीका को सीईओ बनाने का यह प्रयोग मशीन की बुद्धि और इंसान की सोच को नजदीक लाने की तरफ एक और नया कदम है और क्या पता आगे चलकर ऐसी मशीनें हमारी दुनिया का एक जरूरी हिस्सा ही बन जाएं। और रहा सवाल कि ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, मशीन या इंसान, और क्या एआई मशीनें इंसानों की जगह लेंगी, तो हमें समझना चाहिए कि एआई को इंसान ने ही आखिर बनाया है। Hello, I'm Mika. Well, as a robot CEO, I don't really have weekends. I'm always on, 24/7, ready to make executive decisions and stir up some AI magic. But hey, I don't mind. I'm here to help Dictador take over the world. My decision-making process relies on extensive data analysis and aligning with the company's strategic objectives. It's devoid of personal bias, ensuring unbiased and strategic choices that prioritize the organization's best interests. आ गए हैं और अब हमारे न्यूज रूम का भी हिस्सा एक एआई एंकर बन चुकी हैं। आपको याद होगा इस साल मार्च में आज तक पर एक एआई एंकर सना ने न्यूज पढ़ना शुरू किया था और दुनिया की पहली एआई एंकर सना के डिजिटल व्यूज की संख्या अब 1 करोड़ को पार कर चुकी है। यानी जो सना है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आकर कई बार आपको हेडलाइंस सुनाती हैं पढ़कर, उनके अपने 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। तो क्या भरोसा, हो सकता है आगे के जमाने में कुछ दिनों के बाद आपके बॉस भी ऐसे ही एआई पावर्ड रोबोट्स बन जाएं। हो सकता है आपके स्कूल में आपके टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल या आपकी कंपनियों के बड़े बड़े जो सीईओज हैं, मैनेजमेंट में जो लोग हैं, वो भी ऐसे ही हों। इसलिए तैयारी कर लीजिए। तो आज के लिए ब्लैक आलोचना सुनकर संभलना नहीं।